नमस्ते बच्चों, आपका हमारी विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आपने अपने चारों ओर आप बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। आप जिस पे बैठ के मुझे देख रहे होंगे वो भी कोई वस्तु होगी, आप जिसमें मुझे देख रहे होंगे वो भी कोई वस्तु होगी। और अगर आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप देखते हैं। जैसे आपके आसपास में आपके कमरे में टीवी है, बेड है, चेयर है, टेबल है। उसके अलावा आप बहुत सारे टॉयज़ ऐसे लिए होंगे कि जिससे आप खेल रहे होंगे। और अगर हम ज़रूरती चीज़ों पर देखें तो आप अपने भूख को मिटाने के लिए क्या करते हैं? भोजन का इस्तेमाल करते हैं। भोजन में हम क्या क्या खा सकते हैं? सेब ले सकते हैं, फल मतलब फल हो गए, सब्ज़ी हो गए। तो ये फल को अगर आप देखते हैं तो फल कैसे हैं? ठोस हैं। आप चाहें तो इनका जूस भी निकाल के आप पी सकते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, आप अपनी प्यास बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पानी का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ में आप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो सांस लेने के लिए यूज़ में लाते हैं, क्या लाते हैं आप उपयोग में सांस लेने के लिए? गैस का उपयोग। कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं हम सांस लेने के लिए, जिसे हम शायद महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। उसके अलावा अगर आप और उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो आपके घर में नारियल तेल होगा। आपने देखा होगा कि गर्मी में क्या होता है, नारियल तेल एकदम पिघल जाता है, और सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है। उसको उपयोग में लाने के लिए क्या करते हैं? उसे ताप देते हैं कि वो थोड़ा सा पिघल जाए, फिर आप उसका उपयोग में लाते हैं। तो इस तरीके से। और अगर आप पानी को देखें तो जब गर्मी होती है तो आप अपनी प्यास को बुझाने के लिए कैसा पानी उपयोग में लेते हैं? ठंडा पानी लेते हैं। सर्दियों में वही पानी आप गर्म पानी करके उपयोग में लाते हैं। तो आपने देखा कि आप अपने चारों ओर बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, जो वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती हैं। तो आज हम उन्हीं वस्तुओं के दैनिक जीवन के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी वस्तुएं क्या होती हैं? सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। तो अगर हम पदार्थ के बारे में जानें तो पदार्थ की, क्योंकि सभी वस्तुएं कोई ना कोई स्थान ले रही हैं और उसमें एक भार होता है। तो जो वस्तुएं हैं, हम कह सकते हैं जो वस्तुएं या पदार्थ जो हमारे पास हैं वो स्थान घेरती हैं और उनका एक भार होता है। तो सभी वस्तुएं, अगर हमने अभी पानी के रूप के बारे में जाना, नारियल तेल के बारे में जाना, तो हमने ये देखा कि वो 3 अवस्थाओं के रूप में हमारे पास हैं। तो पदार्थों में देखा जाए तो पदार्थों का भंडार है हमारे पास। तो इन भंडारों का कि हम उनको कैसे पहचाने कि कौन सा भंडार किस तरीके से है, किस तरीके से है, तो उसका एक निश्चित वर्गीकरण किया गया। तो ये वर्गीकरण भी कई तरीके का वर्गीकरण किया गया। उसके साथ में ही ये पदार्थ के वर्गीकरण का एक रूप है ठोस, द्रव्य, गैस, जिसे कि अभी हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव्य, गैस के बारे में। वैसे तो पदार्थों का वर्गीकरण कई तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पदार्थों में बहुत सारे गुण निहित होते हैं कि एक पदार्थ में एक ही गुण नहीं होता, उसमें कई सारे गुण निहित होते हैं। तो अब अगर हम पदार्थों की अवस्था, मतलब जो स्टेट है कि जैसे हम पानी ले रहे हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं वो गैस के फॉर्म में ले रहे हैं, और जो जूस है वो द्रव्य के फॉर्म में ले रहे हैं। सेब हमने खाया वो हमारी सॉलिड हो गया, तो वो हम खा रहे हैं। तो ये 3 अवस्थाएं हो गई पदार्थ की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे करती हूँ। अगर आपकी माँ खाना बना रही होती हैं तो आपको कैसे पता चल जाता है कि माँ आज खाना बना रही? क्योंकि क्या होता है कि जो खाने में जो खुशबू मतलब जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनकी एक अपनी सुगंध होती है, वो सुगंध हमारे तक पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि खाना बहुत सुगंधित है। तो ये चीज़ उसकी सुगंध हमारे तक कैसे ही? क्योंकि वो गैस के अणुओं के द्वारा, क्योंकि उसमें गैस के अणु हैं और वो हमारे तक के पहुँचते हैं, जिससे हमें पता चला कि आज माँ ने खाने में स्वादिष्ट क्या बनाया है। तो अब ये जान लें, हमें ये तो पता चल गया कि जो पदार्थ है उनकी 3 अवस्थाएँ हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। अब इनका हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? बाहर से देख के तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्गीकरण किया गया है वो कई तरीके का वर्गीकरण है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक वर्गीकरण वो है जिसको हम बाहर से देख के वस्तुओं को पहचान सकें। रासायनिक क्या है? उनके कणों के आधार पर किया गया है। तो जो भौतिक वर्गीकरण है, तो बाहर से देख के करने का वर्गीकरण, तो हमारी जो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, तो इनको हम बाहर से देख के पहचान सकते हैं, इसीलिए इसको भौतिकी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। और इनमें कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, तो वो जान लेते हैं। आकार, आयतन, दृढ़ता या तरलता, संपीड्यता, कणों की स्थिति, कणों के बीच आकर्षक बल और विसरण।
ये सारे गुण हैं जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि वो पदार्थ कौन किस अवस्था में है, वो ठोस है कि द्रव्य है कि गैस है, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ उदाहरण। ये देखिए ठोस का एक उदाहरण दिखाया, ये ठोस है ना, देखिए बिल्कुल दब नहीं रहा है। भौतिक अवस्था मतलब जिस चीज़ को हम देखकर पहचान लें वो उसकी भौतिक अवस्था के अनुसार अवस्था कहलाता है। अब लिक्विड को भी हम आसानी से देख सकते हैं कि लिक्विड में क्या है, ये बॉटल में जल है ना, तो ये तरल है, तो इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड। और अब गैस के बारे में हम जान लें। ये देखिए गैस, देखा ना आपने तीनों में, ठोस, लिक्विड और ये गैस। आप घर में अगरबत्ती वगैरह का उपयोग करते ही हैं, तो आपने देखा कि आप तीनों चीज़ों का दैनिक जीवन में कितना उपयोग करते हैं। तो अब आप भी देख के तो आसानी से बता लेंगे कि क्या ठोस है, क्या द्रव्य है और क्या गैस है। अब इन सभी को लक्षणों को हम एक एक अवस्थाओं के पे रख करके देखेंगे कि उनके लक्षण क्या हैं। पहले हम दो लक्षण जो हैं, हमें ये पता है कि आकार और आयतन तो वस्तुओं का बाहर से देख के भी हम पता कर सकते हैं। संपीडिता शायद आपने नया शब्द सुना होगा, तो मैं संपीडिता आपको बता देती हूँ। संपीडिता मतलब होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब आप ये ठोस है, ये वस्तु को दबाइए, क्या हो रहा है, ये दब रही है, नहीं। क्यों नहीं दब रही है, क्योंकि इसके जो कण हैं वो बिल्कुल आसपास है और ये नहीं दब रही है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अगर उनमें हम बाह्य बल लगाएं, बाह्य बल लगाने से अगर उनके कण संपीड़ित हो जाएं, दब जाएं, तो उसे संपीडिता का गुण कहते हैं। जैसे अब हम इस लिक्विड में देख लें, तो क्या लिक्विड में जो है हम इसको दबा रहे हैं तो ये दब रहा है, नहीं। अगर इसी तरीके से हम खाली बॉटल लेते हैं, खाली बॉटल में तो गैस होती है, अगर इसको हम दबा रहे हैं, देखिए दब रही है ना, गैस को हम दबा सकते हैं आसानी से, लेकिन हम लिक्विड को दबा नहीं सकते। तो कह सकते हैं कि जो ठोस और द्रव्य है उसमें संपीडिता का गुण कम पाया जाता है, और जो गैस होती है उसमें संपीडिता का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब आगे और लक्षण पे आते हैं। उसके बाद है रिजिडिटी, दृढ़ता। जैसे मैंने बताया, आपको बार बार बात बताई जा रही है कि जो ठोस होते हैं उनके कणों की कण आसपास होते हैं, पास पास में होते हैं, जिसके बाह्य बल लगाया जाए तो वो बाह्य बल के विरुद्ध जो है कोई परिवर्तन करने की चेष्टा नहीं करते। क्या ये अपना आकार बदल पा रहे हैं, या मैंने इस मिट्टी का, इस डिब्बी का आकार बदल दिया, नहीं बदल पा रहे ना। तो पदार्थ का वह गुण जिसमें कोई बाह्य बल लगा के उनके कणों की स्थितियों को बदला जा सके, ठीक है, तो ये रिजिडिटी का करैक्टर कहलाता है, मतलब दृढ़ता का गुण कहलाता है। कह सकते हैं कि जो इनके कणों की, क्योंकि जो ठोस द्रव्य गैस हैं उनके बीच में जो कण होते हैं, कणों की स्थिति के आकार पर ही ये गुण निश्चित किए जाते हैं। अब आते हैं हम एक एक जो अवस्थाएं हैं उनके लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारे पास ठोस, इसका आकार निश्चित होता है, और अगर हम आयतन की बात करें तो इस ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। अब आयतन अगर हमें निकालना है तो जो ये ठोस है ये किस आकार में, क्यूब के आकार में है, और क्यूब का आयतन कैसे निकालते हैं, भुजा का 3 गुना कर दें या भुजा क्यूब कर देते हैं तो इसका आयतन आ जाता है। उसी तरीके से अगर हम किसी रेक्टेंगल मतलब वस्तु का हम आयतन निकालते हैं तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का गुणा कर दें तो उसका हम आयतन निकाल सकते हैं। तो ठोस वस्तु का आयतन निश्चित होता है। और कह सकते हैं कि दृढ़ता और तरलता के गुण के बारे में अगर देखें तो जो ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं क्योंकि उनके कण पास पास होते हैं। ये देखिए, इनके कण पास पास में है, तो क्या जो इनके कण पास पास में हैं, अब इस कणों को हम क्या हिला सकते हैं, ये एक दूसरे से एक बल से बंधे हुए हैं और ये नहीं टूट रहे हैं। तो अगर हम इसमें दबाव डाल रहे हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा दृढ़ता का गुण पाया जाता है। अब कणों के बीच जो कहते हैं कि बल जो लगा हुआ है, तो इनके जो बीच में जो बल होता है वो बहुत ही अधिकतम होता है, जिसके कारण इन कणों को
नहीं तोड़ा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि जो ठोस होते हैं उनके बीच में कणों के आकर्षक बल ज़्यादा होता है, बल ज़्यादा होता है, इसलिए वो तोड़ नहीं सकते। और कणों की स्थिति ले लें तो आपने देखा जो ठोस है हमारे, उनके बीच में, कणों के बीच में कोई भी स्थान ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल आसपास हैं। तो कणों की स्थिति क्या है, कण बहुत आसपास होते हैं। फिर संपीड्यता, आगे जो इसका लक्षण है वो संपीड्यता है। तो क्या संपीड़ित हो रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बताया कि ठोस संपीड़ित नहीं होते हैं। विसरण की बात आ जाती है तो विसरण का मतलब होता है डिफ्यूज़न। क्या कोई एक ठोस दूसरे ठोस में मिल जाता है? करके देखिए, कभी आपने किया है कि किसी ठोस को किसी ठोस के साथ मिलाया हो और वो मिल गया हो? नहीं होता ना। कोई भी ठोस आप ले लीजिए, क्या आप इसको मिला सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप इसको रखने के लिए किसी भी वस्तु की ज़रूरत भी नहीं होती कि किसी चीज़ में आप डालें। इसको रखने के लिए आराम से आप रख सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कोई भी जो भी हमारे पदार्थ हैं वो क्या है, स्थान घेरती हैं और उनमें भार होता है। तो जो सॉलिड है उसको रखने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसे आसानी से प्लेस कर सकते हैं। अब आपको हम ठोस और द्रव्य की तुलना करके बताएंगे कि जो द्रव्य है उसके क्या क्या गुण होते हैं, और फिर उसकी आप ठोस से तुलना करिए तो आपको पता चल जाएगा कि ठोस और द्रव्य में क्या अंतर है। सबसे पहले जैसे मैंने ठोस में लिया था ठोस का आकार और आयतन, उसी तरीके से हम द्रव्य में भी लेंगे। तो क्या आप जो जल लेते हैं उसका आकार निश्चित होता है, आप उसको जिस भी पात्र में डालते हैं ये उसका आकार ले लेता है। अगर आप उसे कटोरी में डालिए तो कटोरी का आकार ले लेगा, अगर आप उसे ग्लास में डालते हैं तो ग्लास में भी ले लेगा। सबकी बॉटल, अगर आप स्कूल में पानी की बोतल लाते हैं, सबकी पानी की बोतल का आकार अलग अलग होता है। तो पानी आप जिस बॉटल में डालते हैं उसी बोतल का आकार ले लेता है। या आपके घर में कोई अगर चाय पी रहा है तो आपने देखा कि कोई कप में चाय पीता है, कोई कटोरी में पीता है, कोई ग्लास में पीता है। तो हम कह सकते हैं कि जो तरल होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता। आप बाज़ार में देखिए बहुत सारे तेल है वो भी तरल में आता है ना, बिल्कुल पानी की तरह ही होता है कि जिस पात्र में डालिए उसी का आकार ले लेता है। तो वो भी विभिन्न बोतलों में आता है। आप जूस की तरह तरह की बोतल देख लीजिए, आजकल तो आकर्षक बोतलें आती हैं जिसमें डाल करके इस तरल के आकार को परिवर्तित किया जा सकता है। तो कहते हैं कि आकार और आयतन जो है, इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। अगर 1 लीटर का पानी हम एक बॉटल में डालेंगे और एक बाल्टी में डालेंगे तो क्या पानी उसमें कम हो जाएगा? नहीं, पानी उतना ही दोनों में ही सेम रहेगा। तो पानी का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। अब दृढ़ता और तरलता का गुण ले लें तो इसमें तरलता का गुण पाया जाता है। अब आप देखिए, अगर आप इसको डालिए नीचे तो ये आराम से फैल जाएगा, तो इसमें तरलता का गुण पाया जाता है। क्योंकि तरलता का गुण क्यों आता है? क्योंकि इसमें जो कण होते हैं वो थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो तरल होते हैं उनमें तरलता का गुण पाया जाता है। और ये दृढ़ बिल्कुल नहीं होते। आपने जैसे ठोस में देखा कि ये दृढ़ होते हैं, तो जो द्रव्य होता है वो दृढ़ नहीं होता है। अब कणों के बीच आकर्षक बल, तो सॉलिड में तो कणों के बीच आकर्षक बल सबसे अधिक होता है, लेकिन द्रव्य में क्या है, ठोस से कम होता है। और क्योंकि कम होने के कारण, क्योंकि ये आपस में कण पास पास तो रहते हैं लेकिन इनके बीच में जो बल होता है वो बहुत कम लगता है। अब संपीड्यता का गुण अगर हम ठोस और द्रव्य में देखें तो कॉम्प्रेसिबिलिटी किस में ज़्यादा है? किस में ज़्यादा है? कॉम्प्रेस नहीं होते। तो कह सकते हैं कि ठोस और द्रव्य में संपीड्यता का गुण बहुत कम पाया जाता है। अब अगर हम विसरण की बात कर लें, विसरण मतलब अगर हम इस जो लिक्विड है हमारा, इसमें अगर हम कुछ कण मिला दें तो क्या होगा? इनके कण बहुत दूर दूर हैं तो ये कण आपस में मिल जाएंगे ना। तो इसमें क्या होता है कि ठोस में तो विसरण बिल्कुल कम होता है, लेकिन जो द्रव्य है उसमें विसरण होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास में पानी लिया, अगर आप उसमें चीनी डालते हैं तो क्या होता है? चीनी घुल जाती है, शरबत बन जाता है और आप पी लेते हैं। तो इसी तरीके से जो द्रव्य होते हैं उसमें विसरण का गुण पाया जाता है। अगर आप उसमें नमक घोल लें तो नमक भी मिल जाता है। द्रव्यों का द्रव्यों में भी होता है। अगर आप नींबू का जूस पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है? वो मिल जाता है ना। तो द्रव्यों का द्रव्यों में भी विसरण हो जाता है। आप कुछ भी मिला के देख लिए कि द्रव्य में कोई भी, अगर आप हल्दी खोल के देखिए, हल्दी से भी आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपने अगर हल्दी डाली तो क्या होता है? हल्दी मिल जाती है। और हल्दी क्या है? हल्दी ठोस होती है। हल्दी डालिए तो हल्दी क्या होगी? इसमें पानी में मिल जाएगी पूरी और उस पानी को वो पीला कर देगी। हल्दी ठोस है और जो हमारा जल है वो क्या है? तरल है। तो कह सकते हैं कि ठोस द्रव्य में द्रवीभूत होते हैं, कहते हैं विसरित होते हैं। तो इन लक्षणों के गुणों के बारे में हमने जाना कि ठोस और द्रव्य कैसे
एक दूसरे से लक्षणों से अलग अलग होते हैं। अब एक उदाहरण देते हैं आपको हम कि जैसे जो नमक और चीनी है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जल को किसी भी बोतल में डालिए तो वो उसका आकार ले लेती है। तो क्या जो चीनी और नमक है उसको हम किसी बोतल में डालते हैं तो वो भी उसी का आकार ले लेती है। तो क्या नमक और चीनी द्रव्य होंगे? सोचिए और बताइए, सोचिए अपने मन में कि क्या ये दोनों चीज़ें तरल हैं? नहीं, ये दोनों तरल नहीं है। और क्यों नहीं है? आपने अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को डिब्बों में डालते हुए देखा होगा। आपकी माँ दाल भी डिब्बे में रखती हैं, चावल भी डिब्बे में रखती हैं। तो क्या ये सभी चीज़ें द्रव्य होंगी? नहीं, ये द्रव्य नहीं है, ये सभी ठोस में आएंगी क्योंकि इनका एक क्रिस्टली आकार है। ये अपने आकार को नहीं खोती हैं। दाल है, दाल का आकार मिटता है कहीं? चावल का भी अपना आकार है। चीनी को ले लीजिए, चीनी का भी अपना एक आकार है और नमक का भी अपना एक आकार है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत सारे कण एक डिब्बे में होते हैं तो वो उन्हीं, जब बहुत सारे कणों को एक डिब्बे में डाला जाता है तो वो उनका आकार ले लेते हैं। तो इस मामले में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जो चीनी है और जो नमक है, अगर आपने उसे डिब्बे में डाल दिया तो वो तरल हो गई। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब तीनों पदार्थों की तुलना हम करते हैं, गैस की, ठोस की और आपको मैंने एक उदाहरण दिया था कि आपकी माँ ने अगर घर में खाना बनाया है तो आप तक की खुशबू पहुंच जाती है। तो देखिए, आप घर में मम्मी आपकी पूजा करती हैं, अगरबत्ती जलाती हैं, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती, पूरा घर सुगंधित हो जाता है। तो ये मैंने एक गैस का रूप में आपको अगरबत्ती दिखाई है कि ये जो अगरबत्ती है वो जल रही है, देखिए इसके कण कहाँ कहाँ जा रहे हैं और देखिए पूरा कमरा महक गया है, खुशबू से बिल्कुल महक गया है। अब बताइए कि ये जो गैस है इसका कोई आकार है? बताइए, नहीं है ना, इस गैस का कोई भी आकार नहीं है। अब क्या आप इसको किसी तरीके से किसी चीज़ में भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं भर सकते आप इसको। तो हम कह सकते हैं जो गैस होती है उसका जो आकार और आयतन आप जितने में भी रखना चाहें, अगर मैं इसे किसी, अब देखिए निश्चित होता है अगर हम इस बॉटल में ऐसे इसको ढक दें तो ये इस बॉटल में भी देखिए इसका धुआं भर रहा है, ठीक है। जिस बर्तन में रखेंगे ये उसी में ही समाहित हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और इसका जो आयतन होता है वो भी अनिश्चित होता है। जिस चीज़ में आप रखेंगे, अगर हम इसको बहुत से बर्तन में ढक दें तो शायद इसके कण, जो धुएं के कण हैं वो उसमें पूरे फैल जाएंगे। तो अब आप गैस के कणों को अगर देखें तो गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं गैस के कण, ये फैल जाते हैं पूरे कमरे में। तो और अगर इनमें हम कहें कि दृढ़ता और तरलता का गुण, तो क्या है? ये बह रहे हैं, ये तो बहुत बह सकते हैं। देखिए कहीं भी ले जाइए चारों कमरे में फैल जाएंगे। तो जो गैस का दृढ़ता का गुण, जो गैस में है वो दृढ़ता, जो तरलता और दृढ़ता का गुण क्या है? बहुत कम है, ये बह सकते हैं। अब इनके बीच आकर्षक बल मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, आप मैंने बताया ना कि जो ठोस गैस हैं, गैस के जो कण हैं कितने दूर दूर हैं, कितने दूर दूर कण पाए जा रहे हैं, इनके बीच में कितना स्थान है? ये बहुत ज़्यादा, ये देख कितने दूर दूर स्थान है ना। तो ये गैस के कण बहुत दूर दूर हैं। अब अगर हम बात करते हैं संपीडितता की, तो क्या ये संपीड़ित हो सकते हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि अभी आप इसको ऐसे ढक लीजिए, इसको बंद कर लीजिए, तो जिस चीज़ में हम भी इसको डालेंगे तो उसका ही आकार ले लेंगे। जैसे मैंने इसमें डाला, ये देखिए उसी में ही संपीड़ित हो गए। अब आपके घर में जो गैस यूज़ होती है उसका सिलेंडर बड़ा भी आता है और छोटा भी आता है। तो वो कैसे कर दिया जाता है कि उसके छोटे रूप में भी मिलता है वो गैस का सिलेंडर और बड़े रूप में भी मिलता है। तो वो क्योंकि गैस संपीड़ित हो जाती है और क्योंकि गैस को छोटे स्थान पे भी रख सकते हैं और चाहें तो वो पूरा बड़ा क्षेत्र भी ले सकता है। तो गैस बहुत ज़्यादा संपीड़ित होती हैं। और विसरण के सबसे प्रमुख गुण, विसरण जो है तो क्या होता है? विसरण बहुत तीव्रता से होता है। बहुत चीज़ें, किसी चीज़ की सुगंध और दुर्गंध पहचानना, जैसे आपने देखा है ना, अगर आप किसी चीज़ की सुगंध और दुर्गंध पहचानिए तो क्या होता है? सुगंध बिल्कुल कमरे में फैल जाती है ना। तो एक बार हम सुगंध पूरे कमरे में हमारी फैल जाती है। तो एक बार हम देखेंगे कि जो कण हैं सॉलिड में कैसे होते हैं, बिल्कुल पास पास, ये हो गए हमारे सॉलिड के गुण। फिर लिक्विड में थोड़े से
दूर दूर होते हैं, ये लिक्विड का हो गया। गैस में बहुत ही दूर दूर कण पाए जाते हैं। तो अब हमने देखा कि जो कण है, कणों की स्थिति भी तीनों अवस्थाओं में अलग अलग है। तो अब अच्छा बताइए कि जो स्पंज होते हैं, आपने स्पंज देखा है? ये बॉल मेरे पास एक है, ये देखिए, ये क्या हो रहा है, दब रही है, लेकिन ये तो ठोस है। और ये क्यों दब रही है, बता सकते हैं आप? क्यों दब रही है? क्यों दब रही है बच्चों? क्या होता है, जो स्पंज है वो ठोस ही होती है, लेकिन उसके जो स्पंज में जालनुमा होता है स्पंज का आकार, उस जाल में गैस अपना स्थान बना लेती है। और जैसे मैंने गैस का भी आपको लक्षण के बारे में बताया कि गैस सबसे ज़्यादा संपीड़ित होते हैं। तो जब गैस संपीड़ित होती है तो ये आसानी से क्या होते हैं, दब जाते हैं, क्योंकि इनमें के बीच में गैस होती है। और कोई भी सॉलिड है क्या, उसको आप दबा पा रहे हैं? देखिए जैसे ये बॉटल है, ये भी आप दबा पा रहे हैं? नहीं, ये ज़्यादा संपीड़ित नहीं हो रही है, क्योंकि ठोस में सबसे कम संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। तो आपने अभी देखा, मैंने आपको तीनों लक्षण बता दिए। अब मैं कुछ वस्तुओं के नाम ले रही हूँ, तो आप बताइए कि वो ठोस हैं, द्रव्य हैं या गैस हैं। ठीक है बच्चों? अब बताते हैं परफ्यूम की बॉटल, उसकी खुशबू कैसी है, कैसे फैल जाती है, किस लक्षण के कारण फैलती है? गैस के कारण फैलती है। अब अगर ठोस में हम बिस्किट खाते हैं, बताइए बिस्किट कैसा है? बिस्किट भी ठोस ही है। तो आपने देखा कि इनका लक्षणों के आधार पर जो है हम वस्तुओं को विभाजित कर सकते हैं। चलिए आइए एक छोटी सी गतिविधि आपस में करते हैं, ठीक है ना? गतिविधि करके हम देख सकते हैं जो हमारे ठोस, द्रव्य और गैस हैं, उनके जो अणु होते हैं वो कैसे आपस में बंधे हुए होते हैं, उनके बीच का जो बल है वो कैसे कार्य करता है, इस चीज़ के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो गतिविधि द्वारा आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? 3 बच्चे साथ साथ में आप खड़े हो जाइए, ठीक है? अगर आप साथ साथ में खड़े हैं, कोई और बच्चा आपके बीच में आना चाह रहा है, बिल्कुल पास पास में खड़े, जैसे ये एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, इसके साथ में ये तीसरा बच्चा हो गया। तो अगर कोई बच्चा आपके बीच में आना चाहेगा तो वो आ जाएगा। एक ये स्थिति आपकी हो गई। दूसरी स्थिति क्या है, आप एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हों, थोड़ा सा दूर दूर पे खड़े हैं, फिर कोई दूसरा बच्चा आपके बीच में आना चाहेगा तो आ सकता है, सोचिए कैसे आएगा। और तीसरी स्थिति, आप पूरे कमरे में 3 बच्चे फैले हुए हैं और कोई और बच्चा आ जाए आपके बीच में, तो वो कैसे आसानी से आ जाएगा? तो कणों की स्थिति भी ऐसी ही है। जो ठोस होते हैं वो क्या है, जैसी पहली स्थिति मैंने आपको बताई थी कि आप एकदम पास पास में खड़े हैं, आपके बीच में कोई नहीं आ सकता है, तो कणों का ये सबसे बड़ा उदाहरण हो गया ठोस के लिए। दूसरी स्थिति मैंने आपको बताई थी कि आप अपने एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखिए। अगर आप अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर के रखते हैं तो दूसरे को आने में वो आसानी से आ तो जाते हैं, क्योंकि आपके हाथ में ज़्यादा बल नहीं होता है और वो आपको वो धक्का दे करके आसानी से आ जाते हैं। और तीसरा लक्षण क्या था कि आप कमरे में फैले हुए हैं, मतलब एक इस कोने में एक उस कोने में, अगर कोई बच्चा आपके पास आना चाह रहा है तो वो आसानी से आपके पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और वो आने के बाद आपके साथ मिल जाएगा। उसके अलावा आप इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं अपने चारों ओर कि आपके चारों ओर क्या है, और अब आप आसानी से पहचान लेंगे ना कि क्या ठोस है, क्या द्रव्य है और क्या गैस है। तो चलिए उसके बाद अब एक और अवस्था लेते हैं पानी की, कि जैसे आपने देखा होगा कि पानी को आप विभिन्न, जब ताप ज़्यादा होता है, मतलब गर्मी होती है तो आप ठंडा करके पीते हैं, और जब सर्दी आती है तो आप उसे गर्म करके पीते हैं। उसके अलावा उसको बर्फ़ के रूप में भी उपयोग में लाते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं जल की हमने देखी। तो ये 3 अवस्थाएं, क्योंकि अवस्थाओं का भी आपस में परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन कैसे होता है, क्योंकि ताप के कारण ही इनकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन होता है। कोई भी पदार्थ तीनों अवस्थाओं में भी पाई जा सकती है। अब अगर जल को आप 100 डिग्री के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, ये भाप बन करके उड़ जाएगी ना। तो इसका ये वाष्पीकरण विधि कहते हैं कि कोई भी तरल पदार्थ अगर वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाए, वाष्प के रूप में, तो उसे उसका क्या कहते हैं, वाष्पीकरण विधि कहते हैं। और अगर यही जो हमारे पास तरल है, अगर इसको हम निम्न ताप पर ले जाएं तो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में आप बर्फ़ जमाते हैं, आपने देखा है, आप उसमें आप जल भर के रख देते हैं और कैसे वो बर्फ़ बन जाती है। कैसे? क्योंकि उसका जो ताप है वो निम्न कर दिया जाता है, बहुत ही निम्न ताप पर वो बर्फ़ बन जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा जो जल है वो 3 रूपों में पाया जाता है।
तीनों रूप उसके हैं। आपने जल चक्र देखा है, बारिश का होना कैसे होता है? गर्मी में क्या होता है कि जो जल के कण होते हैं जो हमारे वातावरण में है वो वाष्प बन करके उड़ जाते हैं ना, फिर वो बादल बन जाते हैं। बादल के बाद वो वर्षा ऋतु होती है और वर्षा के बाद वो फिर पानी बन के फिर धरती पर आ जाते हैं और ये इस तरीके से साइकिल एक चलना शुरू करती है। तो ये एक चलती रहती है। इसीलिए कह सकते हैं कि पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो मिटाया जा सकता है। यही एक पदार्थ का भी बहुत प्रमुख लक्षण है कि ना तो पदार्थ को बना सकते हैं, ना तो पदार्थ को हम मिटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये एक साइकिल पूरी चलती रही। अब आप इसके एक नारियल तेल आपने घर में अपने देखा होगा, नारियल तेल में भी ये देख सकते हैं कि नारियल तेल भी ठोस के रूप में जम जाता है और तरल भी हो जाता है। तो आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि ठोस और द्रव्य और गैस क्या होते हैं। अब देखिए इनमें भी आकार दिखाए गए हैं ना, ठोस के ये देखिए गैस के, गैस डाला गया है, पूरे अलग अलग हैं। इसमें देखिए वॉल्यूम और शेप शिफ्टिंग दिखाई गई लिक्विड में और ये है सॉलिड में। तो कण, अगर हम इनके कणों की आकार देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है ठोस का। द्रव्य का जो द्रव्य होता है उसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन वॉल्यूम निश्चित होता है। लेकिन गैस में ये लक्षण बिल्कुल भी अनिश्चित होता है कि इसको आप जिसमें भी रखेंगे उसी का ये आकार और आयतन ले लेते हैं। आइए आगे एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं आपको कितना आया। ठोस, द्रव्य और गैस में पहचानते हैं। चलिए मैंने कुछ चीज़ों के चित्र लगाए हैं और अब आप बताइए कि ये चित्र कौन से किस चीज़ के हैं। आपको दिख रहा है, ये देखिए ये क्या है, विंड माने हवा। तो ये हवा है। अब हमें बताना है जो सॉलिड है उसमें हम एस लिखेंगे और लिक्विड एल के लिए लिखेंगे और जी गैस के लिए लिख देंगे, ठीक है ना। तो लिक्विड, विंड हमारी क्या है, हवा, गैस है, तो ये क्या हो गई जी। मैग्नेट आपने देखा है कैसा होता है, सॉलिड, तो ये क्या हो गया सॉलिड। एयर आपने देखी, हवा महसूस कर सकते हैं केवल, इसको जितने में चाहे डाल दीजिए तो ये उतना आकार ले लेता है, तो ये क्या है गैस। धुआं भी इसी तरीके से आप देखते हैं ना, घर में जैसे चूल्हे वगैरह में खाना बनता है, अगर आपने देखा होगा, अब तो गैस का उपयोग हम करते हैं, तो स्मोक जो होता है, धुआं क्या होता है, अगरबत्ती जलाइए कैसे फैल जाता है, तो ये भी क्या है गैस। अब बारिश की बात करते हैं, बताइए बारिश का जो बारिश की जो बूंदें हैं पानी की, वो क्या हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस हैं। ये क्या है, लिक्विड हैं। फिर लकड़ी का टुकड़ा, ये भी क्या होता है, सॉलिड। आपने देखा ना, इसका ठोस, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, मैंने आपको बताया। ये जग में क्या है, जूस, जूस क्या होगा, तरल मतलब लिक्विड। बर्फ़ आप जमाते हैं, बर्फ़ मैंने भी आपको बताया कि बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ सॉलिड होती है, ठोस के रूप में आती है, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। मिल्क क्या है, लिक्विड है। फिर पानी तो तरल है, और तरल का आकार, तरल कैसा होता है, तरल का आकार और आयतन का क्या लक्षण है, तरल में इनका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। स्टीम क्या, जब आप पानी या चाय बनाते हैं तो भाप निकलती है, तो वो भाप क्या है, जो ये भाप निकली हुई है, ये स्टीम, वो क्या होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये गैस है, क्योंकि ये तो चारों तरफ फैल जाती है, हमें पता नहीं चलती। कद्दू मतलब पम्पकिन, और पम्पकिन क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, क्या है बताइए, आप सोचिए, सॉलिड, क्योंकि इसको तो हम काट के बनाते हैं ना कि सॉलिड है, अगर आप उसके छोटे छोटे पीस करते हैं तो ये सॉलिड में आता है। तो अब आपने देखा कि अब आप समझ गए ना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है, ठीक है। अब देख के भी आप पहचान सकते हैं और आपको ये भी पता चल गया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें सॉलिड हैं, कौन सी लिक्विड हैं, कौन सी गैस हैं। तो अब आप करेंगे, चलिए आते हैं आपके गृह कार्य में। अब आपको गृह कार्य करना है, आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखना है, देख करके एक चार्ट पे, कॉपी में लिखना है ठोस, द्रव्य, गैस, और जो चीज़ें आपके चारों ओर ठोस हैं उसे ठोस में लिखिए, जो द्रव्य हैं उन्हें द्रव्य में, और जो गैस में है उन्हें गैस में लिख करके रखिए। इस चीज़ के लिए आपके घर में जो लोग हैं, आपके बड़े भाई बहन, आपके मम्मी पापा, किसी की भी मदद ले सकते हैं, तो ले करके ये करिएगा। तो बच्चों, आज आपको समझ में आ गया होगा ठोस, द्रव्य के बारे में।
तो अब आप आगे कार्य करिएगा। और इसके बाद अभी पदार्थों का वर्गीकरण और भी तरीके से किया जाता है, उसे हम आपको दूसरी कक्षा में, जब आप मैं दोबारा कक्षा में आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। आपका धन्यवाद।